नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के नेताओं के इन दिनों दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब तो दिया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को टाल गए। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली जाने की वजह प्रदेश से संबंधित विषयों को हल करना है और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के लिए विकास के कामों को गति देने के उद्देश्य से ये मुलाकात की जाती है। हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और बहुत सारे काम राज्य के जो होते हैं हमारे भारत सरकार में भी होते हैं। वहाँ पर आदरणीय मंत्रीगणों से मिलना पड़ता है, पार्टी के लोगों से सबसे भेंट करनी होती है, तो उसके लिए लगातार चलता है। जैसे मैं आज भी हमारे जो विद्युत की योजनाएं जो हमको मिलनी है, जिसके कारण से एक बड़ा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत लाभकारी, बहुत उपयोगी होने वाला है, उन्हीं योजनाओं की मैं थोड़ा पैरवी करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको स्वीकृति प्रदान हो। तो देहरादून में दिल्ली दौड़ बना चर्चा का विषय। सीएम ने टाला सवाल। सीएम का साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय राजधानी है और दिल्ली के साथ सामंजस्य बिठाने को लेकर कई कामों को लेकर चर्चा और विचार विमर्श की जरूरत होती है। यही वजह है कि दिल्ली दौरे किए जाते हैं। हाल ही में हुई कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पाती कांवड़ियों की तरफ से निजी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर अब उत्तराखंड पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 के तहत उत्पाती कांवड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। आईजी गढ़वाल केएस नांग्याल की माने तो टिहरी और हरिद्वार जनपद में 12 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें अब पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, चिन्हित है और उसकी हर एक थानावार है उसमें, जहाँ ये घटनाएं घटित हुई है, जिनकी कंप्लेंट हुई लोगों की या जो हम विजुअल में देख रहे हैं, तो उसके अनुसार से उस चीज को हम लोग नोटिस जारी किए। बाकी मुकदमे जो इनके द्वारा जो तोड़फोड़ मारपीट इत्यादि की गई है, टोटल 12 मुकदमे हमारे कायम है कांवड़ के दौरान में, जिन्होंने इसमें एक टिहरी में है मारपीट की घटना थी, जिसमें तलवार से हमला किया था दुकानदार के ऊपर, और 11 जो है हरिद्वार में कायम हुए। साथ ही इसमें 9 अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जो अभी भी रिमांड पर है, और 184 दोपहिया वाहन जो विधि के विरुद्ध था, साइलेंसर निकले हुए थे, तो उनको सीज किया गया है और टोटल 5 तो देहरादून में उत्पाती कांवड़ियों को लेकर अब एक्शन लिया जाएगा। उत्पाती कांवड़ियों पर एक्शन की कार्रवाई। निजी और सरकारी संपत्तियों को पहुंचाया था नुकसान। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से उत्पाती कांवड़ियों को लेकर एक्शन लेने की बात निकल कर सामने आ रही है, जानकारी कि 12 मुकदमे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में धामी सरकार की तरफ से जो बिल यहाँ पर लाया गया था, जो अधिनियम यहाँ पर पास हो चुका है, जो उत्तराखंड निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 है, जो विधानसभा से पास हो चुका है, राज्यपाल की मंजूरी से मिल चुकी है और ये पूरी तरीके से कानून यहाँ पर बन चुका है। उस कानून के तहत ये कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। उत्तराखंड में जो कांवड़िए यहाँ पर आए थे, सरकार की तरफ से उनका अतिथि की बनकर एक स्वागत यहाँ पर किया गया था, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है और इस पवित्र कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पर बड़ी अहम यहाँ पर होती है। लेकिन जो मंशा कुछ उत्पाती कांवड़ियों की यहाँ पर रही है, जिनकी तरफ से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का यहाँ पर काम किया गया, अब ऐसे कांवड़ियों को, ऐसे जो श्रद्धालुओं की बेस में जो यहाँ पर उत्पाती पहुंचे थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी अब उत्तराखंड पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा चुकी है। 12 मुकदमे अब तक यहाँ पर दर्ज हुए, जिसमें 11 मुकदमे हरिद्वार जनपद के भीतर हुए, एक मुकदमा टिहरी जनपद के भीतर दर्ज हुआ है। इन सभी की जो निशानदेही अब तक यहाँ पर हुई है, उसको वेरिफिकेशन करने का काम यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जैसे ही ये कार्रवाई पूरी होती है, तो इसके बाद लीगली उनके खिलाफ नोटिस भेजने की कार्रवाई यहाँ पर होगी।
सभी थानों को पुलिस की तरफ से निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए कि जो नुकसान अभी तक हुआ, यानी जिन जिन मुकदमों में दर्ज कार्रवाई अभी तक यहाँ पर हुई है, उस नुकसान के एवज में कितना बड़ी राशि यहाँ पर है या नुकसान का जो आकलन है वो किस रूप में है यहाँ पर है, उन सब चीजों को करने के लिए कहा गया, ताकि आने वाले समय में जब लीगली कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जाए तो फिर उनसे, इन उत्पातियों से उस संपत्ति का जो नुकसान हुआ, उस संपत्ति के नुकसान को वसूलने की कार्रवाई की जा सके। अभी तक ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने प्राइमरी फेज में जो मुकदमे दर्ज करें, उनके जो एड्रेस है, उनके जो उनको वेरिफिकेशन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इस कांवड़ यात्रा में सिर्फ अकेले उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दिल्ली, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में उन सभी के एड्रेस को वेरीफाई करने का काम पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही कार्रवाई होती है तो फिर लीगली कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहाँ पर ली जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो मुकदमे 12 मुकदमे दर्ज हुए, ये 12 उसी अधिनियम के तहत यहाँ पर दर्ज हुए कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से निजी या सरकारी संपत्ति को कोई भी उत्पाद ये अपने मंसूबे से उस संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो सरकार की तरफ से पहले से अधिनियम यहाँ पर दर्ज था, तो अब पुलिस की तरफ से उस पर कार्रवाई करना आसान रूप यहाँ पर हो गया। और ये कहा जा सकता है कि देश के जो दूसरे राज्य हैं, जो कांवड़ यात्रा में जहां से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उन सभी राज्यों से भी यहाँ पर मांग की गई कि जब पुलिस की कार्रवाई वहां पर हो तो उसमें सभी लोग अपना सहयोग यहाँ पर प्रदान करें। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड पुलिस की तरफ से अब ऐसे उत्पातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, 12 मुकदमे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, नोटिस भेजने की भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ उत्पाती कांवड़ियों को लेकर आगे आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ नियम कानून लाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से इसका बाकायदा एक अधिनियम यहाँ पर बना दिया गया है। विधानसभा से अधिनियम पास हो चुका है, तो ये कहा जा सकता है कि उस नियम के तहत, उस अधिनियम के तहत में ये सभी कार्रवाई यहाँ पर होगी। यानी जो संपत्ति सरकारी है उस संपत्ति नुकसान का यहाँ पर आकलन किया जाएगा। जिन लोगों की तरफ से निजी संपत्ति पर नुकसान यहाँ पर किया गया है, उनके जो मुकदमे दर्ज हुए, उनकी जो शिकायत यहाँ पर आई है, उस शिकायत का भी आकलन यहाँ पर कराने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे ही आकलन यहाँ पर सभी थानों का आकलन यहाँ पर पहुंच पाएगा, हरिद्वार जनपद और टिहरी जनपद के जहां जहां पर मुकदमा दर्ज हुए, जैसे ही ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई पुलिस की तरफ से किया जाएगी। अगर कोई उत्पाती कांवड़िया इस पूरी जांच में सहयोग नहीं करता है तो फिर उसको उठाने का कार्रवाई, उसको लाने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। उसकी जो संपत्ति रही होगी उस संपत्ति से उस संपत्ति को कब्जे में लेने का काम पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। और फिर जो आगे लीगली जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को करने का काम उनकी पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, और जैसे ही यहाँ पर ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हो पाती है तो फिर पुलिस की तरफ से हर एक मुकदमे पर जो आरोपी, जो उत्पाती, जो कांवड़िया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर रिंक का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। वहीं 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंक को खोलने की उम्मीद अब जग चुकी है। इसको लेकर खेल विभाग के सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंक को बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहाँ न कोई प्रतियोगिता हुई और न ही कोई खिलाड़ी इस पर प्रैक्टिस करता है। ऐसे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए बने इस रिंक का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा था। आइस स्केटिंग रिंक सहित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो INFS के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, NCLT में गई, NCLT से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद चूंकि आपकी बात बिल्कुल सही कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसके मेंटेनेंस भी हम लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीजें खराब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने।
खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर आपदा राहत कार्यों में सहयोग और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गठित समिति ने यमुना घाटी क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने उत्तरकाशी के यमुना घाटी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम और बाकी विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर जानकारी ली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जिस प्रकार से पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हुआ है, विशेष रूप से हमारा उत्तरकाशी जिला, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये जिले ज़्यादा प्रभावित हुए हैं आपदा से। इन जिलों में कहाँ पर आपदा आई है और क्या क्या नुकसान हुआ है और आगे हम इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं और कितनी क्षति हुई है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक उच्च स्तरीय कमेटी अलग अलग जिलों में बनाई गई है। उसी के तहत संगठनात्मक कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपदा का आकलन तैयार करके यहाँ पर क्या क्या समस्या है, आपदा प्रभावितों की क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उसकी रिपोर्ट तैयार करके हम अपने संगठन को, सरकार को सौंपेंगे। जिस प्रकार से आपदा ने हमारे आम जनजीवन को, हमारे आमजनों को, उनकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, उस प्रभाव का आकलन करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिलावार संगठन की समितियों का गठन किया है। यहाँ पर हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी जी, हमारे मीडिया के प्रभारी श्री मनवीर सिंह चौहान जी और स्वयं मैं, हम तीनों ने कल से लगातार उत्तरकाशी, कल गंगा घाटी के प्रभावित क्षेत्रों में हम लोगों ने दौरा किया, वहाँ के लोगों से मुलाकात की, वहाँ के नुकसान का आकलन किया और आज हम लोग यहाँ गंगा घाटी में माँ यमुनोत्री के उद्गम स्थल के प्रारंभ स्थल पर यहाँ पे आज जानकी चट्टी में जो नुकसान है उसका जायजा लिया है और हम लोगों ने एसडीएम गढ़कोट को भी मौके पर बुलाया है, उनसे भी वार्ता की जाएगी कैसे यहाँ के लोगों को अधिकतम लाभ जो प्रभाव से उनका नुकसान उसका देने का प्रयास किया जा सके और निश्चित रूप से हम एक विस्तृत नुकसान की रिपोर्ट बनाकर संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां जन संवाद से लेकर जन समर्थन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारी बारिश के बीच कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने वार्ड नंबर 65 में जाकर जन समस्याएं सुनी और समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने कहा कि राजधानी देहरादून के साथ साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बिल्कुल खराब है। देखिए, जिस प्रकार से हमने जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम पूरे देहरादून के अंदर हम लोगों ने चला रखा है। कल मैं कारगिल क्षेत्र में गया था तो वहां भी हमने बहुत सी समस्याएं देखी और वहां पे जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि डेंगू का एक भी मरीज नहीं है, वहां पे 10-15 लोगों को डेंगू हो रखा है और वहां नालियों की सफाई व्यवस्था और सड़कों की सफाई व्यवस्था चरमरा रखी है। तो मैंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई क्योंकि जो जनता टैक्स देती है और वहां का उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 65 में आया हूँ, बगुणा जी में और आसिता जी ने ये मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया था। तो उसके लिए हमने भी यहाँ पे देखा जिस प्रकार से अभी जनसंवाद में लोगों ने बताया कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं है और जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो जलती नहीं है और रोडों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे बरसात में सारा पानी भर जाता है। कल भी यहाँ पे इन्होंने वीडियो मुझे भेजी थी, तो ये पूरा जो क्षेत्र है जलमग्न हो रखा था। सरकार इसमें बिल्कुल गंभीर नहीं है। जो यहाँ के मेयर थे गामा जी, वो सिर्फ अपनी संपत्ति जुटाने में लगे रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्षेत्र का विकास कर दूं। सभी चीजें कवर कर दी है। हम तो आर्मी से हैं, मेरा तो एक कहना है, जब चुनाव आते हैं काफी कुछ ऐसा होता है। मैंने जोशी सर को बहुत जगह देखा है। मैं तो एक ग्रामवासी से रिक्वेस्ट करूंगा और सर से भी, जैसे अभी इस समय चुनाव के टाइम पर हो रहा है, कोई ऐसी डायरी बनाया जाए, इसमें चीजें लिखी जाए और 2 साल बाद फिर सर से पूछा जाए कि आपने क्या क्या करवाया। हमें सर से बहुत उम्मीद है। गाँव वाले ने सब बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है रास्ते की। अगर रास्ते ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, हम सर के साथ में हैं और मेरी बातों पर सर शायद ध्यान देंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पटरी से उतर रही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। विभाग
की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूल लगातार छात्रविहीन हो रहे हैं, तो वहीं हालात ये बन चुके हैं कि 1671 सरकारी विद्यालयों में ताला लटक चुका है, जबकि अन्य 3573 बंद होने की कगार पर है। ऐसे एक मुस्लिम नेशनल प्राइमरी स्कूल जो बंद होने वाला, उसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए सर, सिंपल है कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में हम स्कूल और स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जहाँ चेंज भी किया है बहुत कुछ है, वो हम उत्तराखंड में चाहते हैं। एक स्कूल का मुद्दा आया है और स्कूल वो बंद होने की जो कगार पे 80-90 बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम डीएम साहब का उसके स्कूल है वो? ये भंडारी बाग, हमारे देहरादून में भंडारी बाग में एक नेशनल हिंदू मुस्लिम स्कूल है जहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, और इस स्कूल को बंद होने की कगार पे चल रहा है। तो वहाँ की स्थानीय जनता भी हमारे समक्ष आई कि भाई इस चीज़ को थोड़ा आप संभाल लीजिए। तो हम डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए कि आप राजधानी में इस चीज़ की अगर काम होंगे तो हम आम आदमी पार्टी सड़कों में उतरने को। अगली खबर रामनगर से है, जहां कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। वहीं रामनगर और अल्मोड़ा जिले की सीमा से लगे सड़क क्षेत्र में पड़ने वाला पनियाली नाला भी उफान पर आ गया है। वहीं एक पिकअप गाड़ी के ड्राइवर ने नाले में अपना पिकअप डाल दिया, जिससे पिकअप के साथ ही साथ ड्राइवर भी बह गया, जिसके बाद ड्राइवर ने नाले में तैरकर अपनी जान बचाई। आज हमारे गांव में दिन में अचानक से बड़ी तेज बारिश आई। ये उसके बाद हमारे भगड़ाकोट से हमारे भाई साहब पे गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि ये वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। ये पनाली नाले की बात है, मोहान में पनाली नाला नहीं चोट वगैरह। हाल ही में उत्तराखंड के अंदर कुछ शराब की फैक्ट्री को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते उनके ब्रांड को भी प्रतिबंधित किया जा चुका है, जिस पर आबकारी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आबकारी विभाग के द्वारा लगभग 1500 पेटी शराब नष्ट की गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आबकारी अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि जो कंपनियां उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी हैं, उन कंपनियों की जो शराब बची हुई है उसे नष्ट किया जा रहा है। आगे भी इस तरीके से जो शराब प्रतिबंधित हो चुकी है उसे नष्ट किया जाएगा। जो कंपनियां उत्तराखंड में आती हैं, अपना वेयर हाउस खोलती हैं, फिर वो काम बंद कर देती हैं, तो उनका जो स्टॉक होता है वो हम नष्ट कर देते हैं आबकारी आयुक्त के परमिशन से। अभी कितनी पेटियां नष्ट की? लगभग मेरे ख्याल से 1500 के आसपास की पेटियां हैं। हाँ, हम जो भी पुराने स्टॉक होते हैं, जो कंपनियां उत्तराखंड से जा चुकी है या ऐसा स्टॉक जो सेलेबल नहीं है, वो हम समय समय पे। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने वनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उनके साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, एसीएमओ श्वेता भंडारी के साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों के चलते इंदिरानगर गोपाल मंदिर लाइन नंबर 17 और 8 में उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर में कई कमियां हैं, जिनको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है और कई मेडिकल स्टोर पर चेकिंग भी चल रही है, जिसे लेकर मेडिकल स्टोर वालों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड 59 और 60। 59 का 100% एरिया और 60 का लगभग 10 से 20% एरिया है, जो सीवर लाइनों से आज पूरी तरीके से काम शुरू होने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार ने 37 करोड़ से ऊपर धनराशि आवंटित हुई है, जिस हिसाब से एस्टीमेट बना था। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी काठगोदाम में इसका शिलान्यास भी किया था। इस काम की शुरुआत में आज हम इन गलियों का निरीक्षण। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय भगवान नर नारायण जयंती श्रावण शुक्ल पंचमी में शुरू हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर में बाल भोग के पश्चात भगवान नर नारायण जी की विग्रह डोली माता मूर्ति पर पहुंचे, जहां अभिषेक पूजा अर्चना के बाद देव डोली वापस श्री बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेगी। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने श्री बद्रीनाथ धाम में तपस्या की थी और सहस्त्र कवच दैत्य के अत्याचार से मुक्त किया था। तो बद्रीनाथ में विग्रह डोली पहुंची माता मूर्ति मंदिर। 2 दिन होगा जयंती का आयोजन। भगवान नर नारायण जयंती के मौके पर था विशेष कार्यक्रम।
उत्तरकाशी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गंगोत्री मोटर मार्ग बाधित, पत्थर आने से अवरुद्ध हुआ मार्ग। बरमखाल कल्याणी के पास मार्ग बाधित, वहीं दोनों तरफ गाड़ियों की लगी कतार, लोग कर रहे हैं मशीन का इंतजार। तो गंगोत्री मोटर मार्ग हुआ बाधित, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, पत्थर आने से मार्ग हुआ अवरुद्ध, लोग मशीन का कर रहे हैं इंतजार। और इसके बाद अगली खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां गंगा कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस के विरोधी सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कॉरिडोर के विरोध में 6 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हर की पैड़ी से पैदल मार्च के साथ की। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में पैदल मार्च मोती बाजार, अपर रोड शहर कोतवाली होते हुए बड़ा बाजार में खत्म होगा। वहीं कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का आरोप है कि सरकार इस कॉरिडोर की डीपीआर को सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है और न ही इसमें मुआवजे को लेकर कोई प्रावधान है। कॉरिडोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे वो व्यापारियों के वर्ग को हित को लेके हो, चाहे पंडा समाज को लेके हो, चाहे हरिद्वार के युवाओं को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, डीपीआर स्पष्ट करना पड़ेगा। ये जो झूठे वादे हैं हेरिटेज को लेके, कोई कह रहा है हेरिटेज बनाएंगे, कोई कह रहा है कॉरिडोर बनाएंगे, ये बेवकूफी वाली बात नहीं चलेगी। हरिद्वार ये जो है दंश नहीं चलेगा, विकास के नाम पे विनाश हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सब एक मत है, एक साथ है और हम लोगों को जगाने का, लोगों से वार्ता करने का, संवाद करने का विरोध पूरे शहर में होगा। 6 दिन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, 14 तारीख तक रहेगा और हमारा विरोध इस बात पे है लेकर के कि डीएम कुछ और कह रहे हैं, विधायक कुछ और कह रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं है। डीएम आज भी कह रहे हैं कि 3 एजेंसियां लगी हुई हैं इसके सर्वेक्षण के लिए और विधायक कह रहे हैं कि इसको स्थगित करा दिया गया है। चुनाव के लिए तो वो लोग कर रहे हैं कि कार्यक्रम को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन हम लोग शुरू से इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि व्यापारियों को जो आंदोलन करना चाहते हैं, व्यापारी उनको धमका करके, उनको डरा करके रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग व्यापारियों के समर्थन में आए हैं, उनको कहा है कि डरो मत, आगे आओ, आंदोलन। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।